अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। बहुत ही अनोखा टॉपिक है, एक यूनिक टॉपिक है। देखेंगे हम कि ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, कॉस्मॉस ब्लूप्रिंट से क्या मुराद है, इसको कैसे डिस्कवर किया गया है, कब डिस्कवर किया गया है और इस सिलसिले में कुरान क्या कहता है, इस पर हम रोशनी डालेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इस तरह से: सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ब्लूप्रिंट, फिर साइंटिफिक व्यूज ऑन कॉस्मिक एवोल्यूशन यानी ये कायनात कैसा ग्रो हुई, कॉस्मिक हायरार्की यानी कायनात में जो स्ट्रक्चर्स हैं या सुपर स्ट्रक्चर जो है उसकी हायरार्की यानी उसका सिलसिला कैसे जुड़ता है, फिर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीएमबी। सीएमबी क्या चीज़ है? दरअसल सीएमबी एक किस्म का डेटा है, इसके मीनिंग यानी कैसा लगता है और उसकी क्या अहमियत है हम ये देखते हैं। इन तमाम चीज़ों पर कुरान का क्या व्यू है और अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं एक फाइनल वर्ड के साथ, मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट। यहाँ लेफ्ट पे देखें, मैंने मीनिंग बताए हैं: अ डिज़ाइन प्लान और अदर टेक्निकल ड्राइंग, यानी कोई काम करने का अगर इरादा हो तो हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। जैसा कोई मशीन मैन्युफैक्चर करना हो तो उसका डिज़ाइन एक पेपर पे तैयार किया जाता है, जैसा मैंने राइट पे और फिर लेफ्ट पे दो ब्लूप्रिंट्स बताए हैं। इसकी बुनियाद पर वह मशीन डेवलप होगी, सिर्फ मशीन्स के लिए नहीं बल्कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स वगैरह, यहाँ तक कि एरोप्लेन का भी एक ब्लूप्रिंट होता है, ट्रेन्स का भी ब्लूप्रिंट होता है। एक मिसाल और दी है मैंने यहाँ पर, घर का ब्लूप्रिंट, घर का नक्शा जिसको हम कहते हैं, मकान का नक्शा है ये। मकान में मकान की जैसी भी तामीर होनी चाहिए, उसका मिनिएचराइज डिज़ाइन इस तरह से बनाते हैं। इसका सिर्फ एरिया ही नहीं बताता, बल्कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ मकान का एरिया ही नहीं बताता बल्कि हर कमरे का एरिया और इसमें कितने कमरे होने चाहिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इसकी सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई की होनी चाहिए, दीवारें कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी ऊंची होनी चाहिए, ये सारी तफसील ब्लूप्रिंट में होती है। इसकी बुनियाद पर मकान तामीर किया जाता है। अब देखेंगे हम कॉस्मॉस एवोल्यूशन यानी हमारी कायनात कैसा ग्रो हुई। कॉस्मॉस एवोल्यूशन के टोटल 5 स्टेजेस है, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बता रही हूँ। पहला स्टेज है एरा ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी वो दौर जिसमें सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी नहीं थे। उनको बनाने वाले पार्टिकल्स जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता वो मौजूद थे। ये पहले बिग बैंग के बाद पहले सेकंड की बात हो रही है। उसके बाद वाला स्टेज है एरा ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस। एरा ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस में क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाते हैं। यह भी बिग बैंग के बाद पहले सेकंड का था। थर्ड स्टेज है एरा ऑफ न्यूक्लियाई, यानी ये स्टेज में न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस थे और एटम्स अभी फॉर्म नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद फिरते थे। और इस किस्म के मैटर को एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपर हॉट फॉग कहा है। उस वक़्त की बात है जब बिग बैंग होकर सिर्फ 3 मिनट हुए थे। 3 मिनट से लेकर तकरीबन 3 लाख साल तक कायनात प्लाज्मा की शक्ल में, सुपर हॉट फॉग की शक्ल में थी, जिसको कुरान में दुखान कहा गया। फोर्थ स्टेज है एरा ऑफ एटम्स। फोर्थ स्टेज में एटम्स फॉर्म होने लगे, यानी न्यूक्लियस तो थर्ड स्टेज में फॉर्म हो चुके थे। अब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अतराफ घूमने लगे। ये हुआ है 3 लाख साल गुजरने के बाद। और फिफ्थ स्टेज में ये एटम्स स्टार्स को जन्म दिए, फिर स्टार्स गैलेक्सीज फॉर्म किए, फिर गैलेक्सीज क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स को फॉर्म किए। इस तरह से सारा कॉस्मिक वेब डेवलप हो गया। एरा ऑफ एटम्स पे हम थोड़ा सा तवज्जो देते हुए आगे बढ़ेंगे। ये था 3 लाख साल से लेकर 1 बिलियन साल तक का एरा यानी ड्यूरेशन। After 3,79,000 years approximately, electrons combine with these nuclei to form atoms, again mostly hydrogen and helium. न्यूक्लियस के अतराफ इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगे और ये न्यूक्लियस कै का था, ये एटम कै का फॉर्म हुआ। ये एटम जो फॉर्म हुए हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स थे। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ घूमने लगा तो कुछ एनर्जी को एमिट करता है, ट्रांसमिट करता है, रेडिएशंस ट्रांसमिट होते हैं। ये रेडिएशंस को एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नाम दिया और ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सारी कायनात में फैल गए हैं और उस वक़्त के फैले हुए ये माइक्रोवेव्स आज भी हमारे सैटेलाइट्स रिकॉर्ड कर सक रहे हैं। एरा ऑफ गैलेक्सी देखें, फिफ्थ स्टेज, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स फॉर्म ड्यूरिंग दिस एरा, यानी 5वें स्टेज में स्टार्स बने, गैलेक्सीज बने और उनके क्लस्टर्स बने। कैसा बने उसकी मुख्तसरन तफसील है यहाँ। एटम्स बिगैन टू एक्यूमुलेट टू फॉर्म डेंसर रीजन्स,
हुआ क्या, जब एटम्स फॉर्म हुए तो वो एक्यूमुलेट होकर, गैदर होकर क्लाउड्स फॉर्म किए, गैस के क्लाउड्स फॉर्म किए। फिर वो क्लाउड्स में और क्लाउड्स ज्वाइन होने के बाद वो क्लाउड्स बहुत डेंस होते गए और उनमें तारे जन्म लिए। इस तरह से तारे ग्रुप्स फॉर्म किए जो गैलेक्सीज की शक्ल लिए। अब जब गैलेक्सीज क्लस्टर होने लगे, कोलैप्स तो हुए, नए गैलेक्सीज फॉर्म हुए, लेकिन कोलैप्स होने से पहले जो ओल्ड स्टार्स थे उन्होंने हेवी एलिमेंट्स को जन्म दिया, जिससे नए स्टार्स फॉर्म हुए, नए गैलेक्सीज फॉर्म हुए और नए स्टार्स के अतराफ में प्लैनेट्स घूमने लगे। इसको मैंने पिक्चराइज किया है। लेफ्ट पे देखें, एटम्स गैदर हो रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्म कर रहे हैं गैस के। ये गैस के क्लाउड जब डेंस से डेंस होते चले जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें एक स्टार जन्म लेता है। राइट पर देखें, फिर स्टार जन्म लेने के बाद पूरी तरह से शाइन होने फिर वक्त लेता है और फिर अच्छी तरह से शाइन होता है। फिर ये स्टार्स गैदर होकर एक गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ लेफ्ट पर बताया है कि स्टार्स एक गैलेक्सी फॉर्म करते हैं और गैलेक्सी के सेंटर के अतराफ में वो घूमते हैं और फिर गैलेक्सीज ग्रुप फॉर्म करते हैं। जैसा मैंने राइट पर बताया है, वो गैलेक्सीज के ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स हुए हैं। हमारी कायनात शक्ल लेती ही चली गई और गैलेक्सी क्लस्टर्स जब फॉर्म हुए, जैसा मैं यहाँ बता रही हूँ, हर वॉइड के किनारों पर जो दिख रहे हैं आपको क्लस्टर्स, वो दरअसल क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। इस तरह के क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज जब फॉर्म हुए तो बीच की जो खाली जगह थी वो जगह भी अपनी शक्ल लेने लगी और ऐसी जगहों को एस्ट्रोनॉमर्स वॉइड्स का नाम दिए हैं। तो वॉइड्स और क्लस्टर्स मिलकर हमारी कायनात का वेब बना है, कॉस्मिक वेब बना है। अब देखते हैं कि ये सीएमबी क्या चीज़ है, इसके मेजरमेंट्स क्या है। सीएमबी याद रखें, मैंने अभी जैसा कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अतराफ रोटेट होने लगे तो एक ख़ास किस्म की रोशनी, एक ख़ास किस्म के वेव्स एमिट किए जो सीएमबी डेटा कहलाता है। और इस सीएमबी डेटा को मेजर करने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, एक के बाद एक से ज़्यादा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। यहाँ लेफ्ट से राइट पर देखें, लेफ्ट के जो 2 सैटेलाइट्स हैं वो नासा ने लॉन्च किए हैं और राइट का जो सैटेलाइट है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। लेफ्ट के पहले सैटेलाइट का नाम है कोब, ये 1989 में लॉन्च हुआ। WMAP 2001 में लॉन्च हुआ। प्लैंक 2009 में लॉन्च हुआ। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती चली गई और जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा था वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली कलेक्ट होने लगा। थोड़ा सा इसकी तफसील देखते हैं। नासा का जो WMAP सैटेलाइट था वो रिकॉर्ड करा CMB का डेटा। ये लाइट है, दैट इज़ डायरेक्ट रेसिड्यू ऑफ बिग बैंग। CMB डेटा क्या बताती है, बिग बैंग जब हुआ, जो वाक़या हुआ, तो उसका सबूत, उसके सारे रिकॉर्ड्स इस CMB डेटा से हमको पता लगते हैं। दिस लाइट वॉज एमिटेड बाई हाइड्रोजन गैस 3,75,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग बिफोर स्टार्स एंड गैलेक्सीज फॉर्म्ड। यानी ये लाइट कब एमिट हुई थी, 3,75,000 तकरीबन इतने साल के बाद, यानी बिग बैंग होकर जब 3,75,000 साल हो गए तब ये लाइट एमिट हुई, जिसको हम आज CMB का नाम देते हैं। और ये लाइट सिर्फ उस वक़्त का रिकॉर्ड हम तक नहीं पहुंचाई, बल्कि इस लाइट में बिग बैंग जो हुआ था इतने इससे ऑफ टाइम से लेके बीच का ड्यूरेशन और ये पर्टिकुलर टाइम तक का ये इन्फॉर्मेशन CMB डेटा हमको देता है। यहाँ तक कि ये डेटा से हमको ये भी पता चलता है कि कायनात का मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी किस्मत क्या होगी। द CMB लाइट शोज टाइनी वेरिएशंस इन द अर्ली मैटर डेंसिटी। बहुत ही बारीकी से ये डेटा हमको इन्फॉर्मेशन देता है उस वक़्त का जबकि कायनात अभी बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे थी। दिस पैटर्न इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट और फिंगरप्रिंट। जैसा कि मकान के ब्लूप्रिंट से मकान की तामीर होती है, उसी तरह से ये वो ब्लूप्रिंट है जिससे ये सारी कायनात स्ट्रक्चर उसका शेप लिया। दिस ब्लूप्रिंट इज़ एक्सक्लूसिव टू द अमाउंट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मेड आवर यूनिवर्स। यानी जितने चीज़ें मिल के हमारी कायनात को बनाए वो सारी तफसील इस ब्लूप्रिंट में मौजूद है। द रिपल्स ऑफ माइक्रोवेव लाइट आर साउंड वेव्स और द मैटर, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स। 3 सैटेलाइट्स जो लॉन्च हुए हैं उनकी मुख्तसरन तफसील है यहाँ। कोब, WMAP और प्लैंक आर सैटेलाइट डिजाइन टू मेजर CMB फ्रॉम बिग बैंग। CMB रिवील सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन। यानी CMB का डेटा कायनात की इब्तिदा कैसा हुई वो भी बताता है, उसकी किस्मत यानी उसका मुस्तकबिल भी बताता है और वो क्या चीज़ों से बनी है वो भी बताता है और बहुत सारी तफसील
ये CMB डेटा हमको बताता है। ये इन्फॉर्मेशन CMB डेटा से एक्सट्रैक्ट हुई है। ये रिकॉर्ड उस वक़्त का है जब बिग बैंग के बाद कॉस्मॉस सुपर हॉट फॉग की शक्ल में थी और उसमें कायनात का ब्लूप्रिंट बन रहा था। डार्क प्लेसेस आगे चलकर गैलेक्सी क्लस्टर्स बने हैं और जो लाइट कलर के हैं वो आगे चलकर वॉइड्स की शक्ल ले लिए। इस तरह से सारी कायनात शक्ल ले ली बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग किसको कहते हैं वो देखेंगे ताकि हमको CMB डेटा की सिग्निफिकेंस समझ में आए। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान सी मिसाल दी है। CMB डेटा contains the information of the whole universe as a seed carries the complete information of the tree to grow। यानी CMB डेटा में ऐसी इंफॉर्मेशन सारी कायनात की रहती है जैसा कि एक सीड सारे पौधे की या सारे दरख्त की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसा मैंने बताया, लेफ्ट पे एक सीड है, उसमें से छोटा सा मुल्का फूटा, 2 पत्ते नज़र आ रहे हैं, छोटी सी डाली उभरी, फिर 3 पत्ते हुए, फिर मज़ीद डालियाँ उभरी, पत्ते मज़ीद बढ़ते गए, उस तरह से और पत्ते बढ़े और डालियाँ बढ़ी, और राइट कॉर्नर पे देखें उस पर फल भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो सीड में एम्बेडेड थी, महफूज थी, जिसको जो वक्त के साथ साथ सामने हमारे आई। इसी तरह से CMB डेटा जो इनिशियल स्टेज का डेटा है, बिग बैंग का वाक़या जो स्पेस में महफूज रह गया वेव्स की शक्ल में, जो आज हम रीड कर सक रहे हैं, वो डेटा से हम सारी कायनात की तफसील भी ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर और मज़ीद बता रहे हैं कि बिग बैंग होने के बाद जो इनिशियल स्टेज पर अभी मैटर फॉर्म हो रहा था, जिसको हमने हॉट फॉग, सुपर हॉट फॉग का नाम दिया है, उसमें इस तरह से फ्लक्चुएशंस होने लगे। यहाँ पे लेफ्ट पे बताया है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ फॉर्म हुआ है और फिर वक्त के साथ वो कोलैप्स हो गया है। राइट पर देखें, डेंसिटी परटर्बेशन सुपर इम्पोज इन मेनी लोकेशंस विच इज़ अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। यानी सुपर हॉट फॉग में इस तरह के क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म हुए। याद रखें, उसको वो प्लाज्मा स्टेट में थे यूनिवर्स, जिसको अल्लाह ताला ने तूफान कहा। तो ये क्रस्ट और ट्रफ जो हैं आगे चलकर कायनात को शेप दिए हैं। यहाँ तफसील बताई गई है, देखें ऊपर फिगर में, एनिमेशन में देखें, ऊपर क्रस्ट और ट्रफ्स फॉर्म हुए हैं। नीचे देखें ट्रफ में हो क्या रहा है, ग्रेविटी के सबब ज़्यादा मास ये ड्रैग कर रहा है। ऊपर जो ट्रफ्स हैं, ऊंची जगहें हैं, वो ग्रेविटी कम होने के सबब वो आगे चल के वॉइड्स बनते हैं, उसका मास घटता है। इसी को मैंने इस अंदाज में बताया है। ऊपर देखें, कॉस्मिक वेब अभी फॉर्म होने का इनिशियल स्टेज है, सुपर हॉट फॉग की शक्ल में मैटर है। ये बिल्कुल बिग बैंग के 3 मिनट्स के बाद की बात है। जो ज़्यादा डेंसिटी वाले मुक़ामात हैं वो ऊंचाई पे नज़र आ रहे हैं, जो कम डेंसिटी के मुक़ामात हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं। जो ज़्यादा डेंसिटी के मुक़ामात थे उसमें ग्रेविटी के सबब और ज़्यादा डेंस होते गए वो प्लेसेस, और नीचे देखें वो आगे चलकर गैलेक्सीज की शक्ल लिए। यानी जहाँ जहाँ डेंसिटी ज़्यादा रही, जो क्रस्ट हमको नज़र आए वो ज़्यादा डेंसिटीज़ को बता रहे हैं, और वो ज़्यादा डेंसिटीज़ जो थे वो आगे चलकर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज बने, जैसा मैंने नीचे बताया है। और जो बीच की जगहें हैं जिसमें कम मास था, कम डेंसिटी थी, वो वॉइड्स कहलाए। ये CMB की डेटा की बुनियाद पर रिसर्चर्स ने अपने अपने लेबॉरेटरीज में आज की मौजूदा कायनात को सिमुलेट करने की कोशिश की। यानी ब्लूप्रिंट को कंप्यूटर पर दे दिया और कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो ब्लूप्रिंट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आज की मौजूदा शक्ल ले लिया। इसको कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं। साइंसदानों का ये कंक्लूजन है, इट इम्प्लाइज दैट द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द यूनिवर्स वर इनिशियली सीडेड बाय इवेंट्स ऑन स्केल स्मॉलर दैन द साइज ऑफ एन एटम। यानी आज जो बड़े स्ट्रक्चर्स है कायनात में, दरअसल उनकी इंफॉर्मेशन एक सीड की शक्ल में थी जिसका साइज एटम से भी छोटा था। ये सिमुलेशन से मैंने क्रेडिट दिया है वो रिसर्चर को जिन्होंने ये सिमुलेशंस किए हैं। बिग बैंग होने के 590 मिलियन साल के बाद लेफ्ट पे देखें, यूनिवर्स में अभी स्टार जन्म ले रहे हैं। फिर राइट पर देखें, 1 बिलियन साल गुजरने के बाद और ज़्यादा स्टार जन्म लिए जो मिलकर गैलेक्सीज फॉर्म करेंगे। और बीच में जो ग्रीन मैटर दिख रहा है वो दरअसल डार्क मैटर है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। मज़ीद सिमुलेशन आगे बढ़ता है वक्त के साथ साथ। फिगर सी देखें लेफ्ट पे, 1.9 बिलियन ईयर्स के बाद तारों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस तरह से गैलेक्सीज शक्ल लेते जाएंगे और गैलेक्सीज की तादाद भी बढ़ती जाएगी। राइट पर देखें फिगर डी, ये यूनिवर्स टुडे है, यानी कायनात शक्ल ले ली जो हमको नज़र आ रही है।
आज भी नए तारे बनते हैं, लेकिन तारे बनने की तादाद, तारे बनने की रफ्तार घटती चली जा रही है और चंद मिलियन साल में तारों का बनना पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये कंक्लूजन फॉर्म हुआ है कि CMB डेटा में जो ब्लूप्रिंट था उससे आज की मौजूदा कायनात बनी है। अब हम समराइज करते हैं जो भी समझाए हैं ताकि कुरान की बातें समझ में आए। ये समरी है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की। लेफ्ट से राइट की तरफ देखें। पहला फेज था एरा ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्वार्क्स का, ये पहले सेकेंड के 32वें हिस्से में था। दूसरा स्टेज था एरा ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस, यानी उस वक़्त जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हुए लेकिन एटम्स अभी फॉर्म नहीं हुए थे। थर्ड स्टेज था एरा ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस तो फॉर्म हो गया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अभी ऑर्बिट्स में घूम नहीं रहे थे। ये एरा ऑफ न्यूक्लियाई में जो मैटर फॉर्म हुआ था वो था प्लाज्मा, और वो सुपर हॉट फॉग कहलाता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने उस मैटर को सुपर हॉट फॉग का नाम दिया है। यही ब्लूप्रिंट रखता है। यही हॉट फॉग, फॉग दरअसल धुंध को कहते हैं, कुरान ने इसी को दुखान कहा है। यही ब्लूप्रिंट रखता है जो हमको आगे चलकर जब एरा ऑफ एटम शुरू हुआ, जब एटम फॉर्म हुए, जब इलेक्ट्रॉन्स वेव्स रोशनी को एमिट करने लगे, जिसको हम CMB कहते हैं। CMB की इंफॉर्मेशन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की शक्ल में हमारे सैटेलाइट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये CMB एमिट हुआ था, जैसा मैंने बताया, 3,75,000 साल के बाद, बिग बैंग होने के बाद। जबकि ये एरा ऑफ न्यूक्लियाई जो था, हॉट फॉग की शक्ल में जो मैटर था, वो सिर्फ 3 मिनट के बाद फॉर्म हुआ था, और ये तकरीबन 3 लाख साल तक ये हॉट फॉग की शक्ल में रहा, और इसी में सारी कायनात का ब्लूप्रिंट फॉर्म हो गया। अभी बाकी के स्टेजेस पे मेरा फोकस नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉस्मोस ब्लूप्रिंट के बारे में कुरान क्या कहता है। यह आयत देखें। सुम्मस्तवा इला समाई वहिया दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि आतिया तवान अव करहा क़ालता आतैना ताईन। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे फरमाई, और वो उस वक़्त धुआं सा था, जैसा दुखान को मैंने लिखा ऊपर, सुपर हॉट फॉग बोल रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स। अल्लाह ताला उस वक़्त मुखातिब हो रहे हैं उस हॉट फॉग से, वो धुएं की शक्ल में था। सो उससे, यानी आसमान से, यानी अब लोग पूछते हैं कि अभी तो यूनिवर्स शक्ल ही नहीं लिया, आसमान शक्ल ही नहीं लिया, ना ही ज़मीन शक्ल ली, तो फिर अल्लाह ताला वो धुएं से मुखातिब होकर ये क्यों कह रहे हैं कि उसने मुखातिब किया आसमान को और ज़मीन को। यहाँ देखे, सो उससे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ज़बरदस्ती से। दोनों ने अर्ज़ किया कि हम खुशी से हाजिर हैं। यानी जब कायनात धुएं की शक्ल में थी, हॉट फॉग थी, तो उसका ब्लूप्रिंट उसमें मौजूद था, उसका नक्शा, उसके नक्शे की बुनियाद वहाँ पड़ चुकी थी। अल्लाह ताला उसको मुखातिब थे। नक्शे से मुराद यहाँ पर, ब्लूप्रिंट से मुराद यहाँ पर मिनिएचराइज्ड यूनिवर्स ऑलरेडी बन चुकी थी। एक बहुत ही छोटी सी यूनिवर्स, आप उसको चाइल्ड कॉस्मोस कह लें, वो बन चुकी थी हॉट फॉग में। यहाँ पे इंग्लिश में देखें, मोर ओवर ही कंप्रहेंड इन इज डिजाइन द स्काई एंड इट हैड बीन एज स्मोक ही सेड टू इट। अल्लाह मुखातिब है कायनात से, जबकि वो दुखान की शक्ल में था। ही सेड टू इट एंड टू द अर्थ, वहाँ अर्थ की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, अर्थ भी मिनिएचराइज्ड फॉर्म में हिडन है। कम ई टुगेदर विलिंगली और अनविलिंगली, दे सेड वी डू कम टुगेदर इन विलिंग ओबीडियंस। और एक आयत देखें, क़ाल अबर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल लज़ी फ़तरहुन्ना। तुम्हारा रब वो है जो तमाम आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने उन सबको अलग किया है। यानी सारे के सारे मिनिएचराइज्ड फॉर्म में थे, अल्लाह ने उनको अलग अलग किया, दूर किया। योर लॉर्ड इज़ द लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, ही हु पार्टेड देम। यानी नक्शा था, यूँ कहें कि बहुत ही छोटी सी कायनात थी, अल्लाह ने उसकी एक एक चीज़ को दूर दूर किया, और इस कदर वसी आज ये कायनात हमारे सामने है। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा। क्या तुम्हारा बनाना बड़ी बात है या आसमान का, जिसको हमने बनाया है, उसकी बुलंदी को खूब बुलंदी दी, फिर उसको संवारा। यानी जब इन्फ्लेशन हुआ, बिग बैंग के सबब जब इन्फ्लेशन हुआ, एक सिंगुलरिटी पॉइंट से कायनात तेज़ी से फैली, उसके बाद अल्लाह ने उसको फसव्वाहा, यानी उसमें एक एक चीज़ को शक्ल दिया, शेप दिया, एक एक चीज़ को बराबर बनाया, प्रोपोर्शनेट बनाया। कैन वी एक्सप्लोर अदर हेवंस थ्रू CMB, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से
हम कायनात का, हमारी कायनात का माजी भी देख सक रहे हैं, उसका मुस्तकबिल भी उसमें इनकोडेड है। यहाँ तक कि बिग बैंग के वक्त क्या हुआ, उसके बाद के सारे लम्हात इसमें रिकॉर्डेड हैं। चूँकि साइंसदानों का कहना है कि जिस वक्त बैंग हुआ, जिस वक्त इन्फ्लेशन हुआ, एक कायनात नहीं बल्कि कई कायनातें जन्म ली हैं। तो ऐन मुमकिन है कि CMB का जो डेटा हम अब कलेक्ट कर पाए हैं उसमें सिर्फ एक कायनात की तफसील ही नहीं बल्कि तमाम कायनातों की तफसील हमको CMB डेटा से कलेक्ट हो जाए। ऐसा 100% मुमकिन है। जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, CMB डेटा अब जब हम ज़्यादा एक्यूरेटली कलेक्ट कर पाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि सातों आसमान का जन्म उस CMB डेटा से हम प्रूफ कर पाएँ। और ऐसा भी मुमकिन है कि बाकी के आसमानों के स्ट्रक्चर्स को भी हम स्टडी कर पाएँ, जैसा कि अब हमारे ये मौजूदा CMB से हमारी अपनी कायनात के स्ट्रक्चर को हम समझ पा रहे हैं। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की बादशाहत में जो चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की। यानी अल्लाह ताला ही खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सातों आसमान और ज़मीन में अल्लाह ने जो कुछ बनाया है उस पर नज़र करना इंसान के लिए मुमकिन है। तो ऐन मुमकिन है कि CMB डेटा के थ्रू जैसा हम इस कायनात की तफसील को समझ पाए हैं और समझ पा रहे हैं, उसी CMB डेटा से हम सातों आसमान की तफसील समझ पाएँ, क्योंकि CMB डेटा उस वक़्त तक की इंफॉर्मेशन दे रहा है जब बिग बैंग हुआ था, जब इन्फ्लेशन हुआ था, जिसके ज़रिए इतनी सारी कायनातें बनी हैं। द फाइनल वर्ड, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़, हम अनक़रीब उनको अपनी कुदरत की निशानियाँ उनके गर्द व नवाह में भी दिखा देंगे और ख़ुद उनकी ज़ात में भी, और यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि वो हक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वी विल शो देम आवर साइंस इन द यूनिवर्स एंड इन देयर ओन सेल्फ। बात तो यूनिवर्स की हो रही है, अल्लाह ताला निशानियाँ दिखाएंगे, अनक़रीब दिखाएंगे। फरमाते हैं until it becomes manifest to them that the Quran is the truth, कि कुरान सच है, सच्चाई कुरान में मौजूद है, बल्कि कुरान 100% सच है। यानी ज़मीन और आसमान का एक जगह पर रहना, उनका अलग होना, आज की शक्ल लेना, ये सारे स्टेजेस का जिक्र कुरान में तकरीबन 1500 साल पहले आ चुका है, जो अब हम स्टडी कर रहे हैं। 2000+ का डेटा हम स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं। जिस तफसील को, वो तफसील आज से बहुत पहले ही कुरान ने दे दी। ये ख़ुद इस बात का सबूत है कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है और कुरान हक़ कह रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।